यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो देखिए, ये वीडियो में हम प्रीलिम्स के सोर्सेस डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन आया है, कोई क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है या नहीं, या उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि मैंने 5 प्रीलिम्स दिए हैं। आई हैव क्लियर्ड देम ऑल, ओके, एंड आई हैव गिवन 3 interviews. Uh, so the experience that I have gained in this process, I am going to share it with you. So let's begin with the questions. Okay. Uh, तो देखिए, ओके, सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर हम देखें कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन बेसिक से आया है। ओके, तो आपकी एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है उसमें आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी की फिजिकल ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा, आप जीसी लियोंग पढ़ेंगे आपको उसमें मिल जाएगा, आप कोचिंग का कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल पढ़ेंगे उससे भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, लिखा क्या हुआ है, हम एनसीईआरटी को यहाँ पे देख रहे हैं। लिखा क्या हुआ है, दैट एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव रेडिएशन and the incoming solar radiation passes through the atmosphere before striking the earth's surface. Within the troposphere, water vapor, ozone and other gases absorb much of the near infrared radiation. तो देखिए, ज़्यादातर जो सोलर स्पेक्ट्रम का पार्ट है उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है, लेकिन बाकी सारा जो कुछ भी है पहले वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कन्वर्ट होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि इंसुलेशन रिसीव बाय अर्थ इज इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, एंड फिर उसके बाद लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में वो रेडिएट होता है, और तब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादातर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं और उससे इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर हीट होता है। अब देखिए, लास्ट ईयर में भी शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन का क्वेश्चन आया था। दिस ईयर ऑल्सो दिस क्वेश्चन हैज ऑकर्ड। तो देखिए, दिस क्वेश्चन इज इजिली सॉल्वेबल, है ना। तो ये वो क्वेश्चन है जो बनना ही बनना चाहिए, कि हम छोड़ के नहीं आ सकते। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सॉरी, सो क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। व्हेन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, तो देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, इसका एक ही ऑप्शन मिलता है, बिकॉज बाकी जगह आपको स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट करेक्ट और करेक्ट ही बोलता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स, एंड एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखिए वर्बिटिम आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ पे, एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो दिया हुआ है कि ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, एक्सटेंड्स रफली अप टू 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ओके, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटर एज द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, है ना। तो ये डेफिनेटली आपको रीजन भी दे दिया। तो फर्स्ट थिंग ऑल्सो, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पे ज्यादा है, पोल्स पे कम है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। एंड हीट, क्योंकि हीट इज बिकॉज ऑफ हीट, है ना, एंड थिकनेस इज and thickness is more at the equator. Why? Because convectional current, strong convectional current की वजह से जो हीट है वो हायर एल्टीट्यूड तक ट्रांसपोर्ट होती है, सो दैट इज द रीजन। सो डेफिनेटली 1 इज ऑल्सो ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट explanation. Okay, so that is it. So now let's move on to the next question. अब आप देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑन ईजियर एंड। ओके, क्योंकि देखिए आप एनसीईआरटी में चले जाएंगे, किसी भी बुक में चले जाएंगे, बेसिक ज्योग्राफी की बुक में, तो लिखा हुआ है कि मटेरियल रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लो, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, volcanic bombs, ash and dust, and gases such as nitrogen compounds, sulfur compounds, minor amount of chlorine, hydrogen and argon. Okay, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन आंसर दिस, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ
अब देखिए, ये जनवरी का आइसोथर्मल मैप है, एनसीईआरटी से मैंने उठाया हुआ है। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है इस चीज का कि आइसोथर्म्स जो है विंटर में नॉर्थ की तरफ ओशन में डेविएट करते हैं, साउथ की तरफ हमें डिप्ट मिलते हैं कॉन्टिनेंट पे। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ओके, तो बिकॉज देखिए वाटर जो है इट विल बिकम लेस कूलर, बिकॉज जनवरी का मंथ है, विंटर चल रहा है, इट विल बिकम लेस कूलर। तो आपको इस वाले लैटिट्यूड पे जो टेम्परेचर दिखेगा तो आपको लैंड पे कम दिखेगा, और आपको ओशियन में यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ओके, सिमिलर काइंड ऑफ टेम्परेचर यू विल फाइंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जाके नॉर्थ में। तो देखिए, नॉर्थ की तरफ डेविएट करता है ओवर द ओशन, साउथ की तरफ डेविएट करता है ओवर द कॉन्टिनेंट। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and isotherms bends toward the north. Okay, तो देखिए कोल्ड होने से isotherms नॉर्थ की तरफ नहीं बेंड हो रहे हैं, बिकॉज ओशन इज वार्मर देन द लैंड, दैट इज वाई इट इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो एक्चुअली ये रीजन है। एंड इफ यू कि ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ये पार्ट्स हैं, सो इफ यू सी कि यहाँ से आपका गल्फ स्ट्रीम आता है, गल्फ स्ट्रीम बाद में बाइफोर्केट करके यहाँ पे कुछ वार्म करेंट्स हैं, इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, इसका जो बैंक है वो फ्रॉस्ट फ्री रहता है वहाँ पे। इट इज आइस फ्री है ना, वो नेविगेशन के लिए अच्छा है। सिमिलर ऑल्टीट्यूड्स पे, सिमिलर लैटिट्यूड्स पे अगर हम कनाडा में देखें तो देयर इज टू मच ऑफ आइस। ओके, so definitely this statement is wrong, first statement is correct, you get one only as your answer. So this was an easy question again. Now look at this question, क्या पूछा हुआ है, which of the following countries are well known as the two largest cacao producers in the world? Okay, तो देखिए cacao की अगर हम बात करें या कोकोआ जो भी आप इसको बोलते हो, तो दिस इज आपको कोट डी आइवर एंड घाना में मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, बिकॉज ये इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था न्यूज़ में, क्या कि प्राइसेस ऑफ कोकोआ बीन्स या ककाओ बीन्स शॉट अप टू एन ऑल टाइम हाई ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। द मेजर कोकोआ प्रोड्यूसर्स आर आइवरी कोस्ट एंड गाना, एंड दीज आर ऑल्सो फेसिंग क्रॉप शॉर्टेज दिस ईयर। तो देखिए हिंदू का आर्टिकल है 21 फेब की, इसमें डेट डली हुई है। तो देखिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के बेसिक करंट अफेयर्स आ जाते हैं, अगर किसी मैगजीन ने अच्छे से कवर किया होगा तो डेफिनेटली कवर किया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए पूछा हुआ है, देखिए रिवर्स से तो रिलेटेड क्वेश्चन आते ही, और आपके जो मेजर रिवर्स हैं, गंगा रिवर सिस्टम हो गया, इंदस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो आप जान ही लीजिए कि कौन सी वेस्ट टू ईस्ट ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। एंड इवन देखिए कॉन्फ्लुएंस की जगह भी अगर हम जान लेना, बिकॉज देखिए नेक्स्ट स्टेप यूपीएससी का यही हो सकता है, अगर उससे अभी भी रिवर में से क्वेश्चन पूछने हैं कि कॉन्फ्लुएंस की जगह के बारे में पूछने लगे। आपने देखा 2021 में इन डेप्थ क्वेश्चन आया था सतलज रिवर से रिलेटेड, यहाँ पे भी अभी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड रिवर्स से आप देख रहे हो ना, इट इज अ कंसिस्टेंट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, इट इज नॉट बीइंग रिवर्स till now. Okay, so this is how you can do this question. अब देखिए with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of the Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? तो देखिए गोमती को आप देखेंगे ना, गोमती मिलती है गंगा से कैथी गाजीपुर में। ओके, देन आप देखोगे घाघरा मिलती है गंगा से रेवलगंज बिहार में, गंडक मिलती है हाजीपुर बिहार में, एंड कोसी कटिहार में मिलती है। ओके, तो ये वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें। ओके, तो यहाँ पे आपको और यहाँ पे ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली सी, देखिए यहाँ पे आपको वेस्ट में सबसे पहले गोमती मिल रही है, देन घाघरा मिल रही है, देन गंडक मिल रही है, देन कोसी मिल रही है। और नाउ तो यू नो कि कौन सी प्लेसेस हैं जिन पे ये जा करके इनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। जो लोग यूपी एंड बिहार में दे माइट हैव बीन लिविंग, दे माइट डेफिनेटली नो इसके बारे में, बट थोड़ा देखिए रीजन वाइज भी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको बेटर बन सकता है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन सकता है, बट स्टिल यू कैन डेफिनेटली डू इट बिकॉज दीज आर द मेजर रिवर सिस्टम। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। डेफिनेटली रेनफॉल है, वाटर है, सोल्यूशन का प्रोसेस होता है, केमिकल सोल्यूशन होता है यहाँ पे। ओके, तो
आपको ये इसका जो मटेरियल है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी में उतना डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट अगर आप वेदरिंग का प्रोसेस देखो तो आपको जितने भी इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल है, वाजीराम का आई फील इट इज़ अ ज्योग्राफी में एटलीस्ट उनका काफ़ी अच्छा मटेरियल रहता है। तो मैंने तो उसी से पढ़ती थी, बिकॉज नो नेवर आई हैव सीन एनी क्वेश्चन जो कि उसमें मिस हुआ हो। कभी कभी एनसीईआरटी में नहीं रहेगा, बट वाजीराम का जो मटेरियल है फिजिकल ज्योग्राफी का, ओनली वन बुकलेट आई प्रिफर्ड of that yellow books. It was very extensive in nature and it covered it all, है ना? And that too in a like very least amount of like pages. I think 300-400 की पेजेस की बुक है, इतना तो हम पढ़ ही सकते हैं, फाइन। तो ये वाली चीज है। अब रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, डेफिनेटली। रेनफॉल कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, हाँ। आपको मिलेगा, आप वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके आपका कार्बोनिक एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड की वजह से अच्छी वेदरिंग होती है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यस, रेन वाटर विल कैरी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड देखिए ऑक्सीजन जब आपके रॉक्स पे आएगी वेदरिंग के लिए तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगी। ऑक्सीडेशन इज वन ऑफ द प्रोसेसेस जिससे वेदरिंग होती है, सो दैट इज करेक्ट। ओके, तो देखिए आपको क्या मिल जाता है, स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. Okay, so this is how you can do this question. ओके, नाउ लुक एट दिस। अब देखिए इसमें आपसे नॉर्थ सी की नेबरिंग कंट्रीज पूछा गया है। तो देखिए हमें नॉर्थ सी की नेबरिंग कंट्रीज पढ़नी चाहिए, जितने भी मेजर सीज हैं उनकी नेबरिंग कंट्रीज पढ़िए, अगर वहाँ पे बहुत सारे आपको कंट्रीज दिखते हैं। देखिए क्या है कि पहले अगर हम देखें तो यूपीएससी मिडिल ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। ओके, तो लोगों को मैंने देखा व्हेन दे वर प्रिपेयरिंग दिस ईयर वो बहुत ही डेप्थ में मिडिल ईस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, विच इज़ ओके। बट देखिए आपको ऐसा नहीं है ना कि सारा टाइम वही लगा देना है और ये बेसिक सी चीज़ें कवर नहीं करनी है, इन्हें भी कवर करिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम नॉर्थ सी के बारे में बात करें, यू कैन ऑब्वियसली सी जर्मनी हमको दिख रहा है, नॉर्वे हमको दिख रहा है, यहाँ पे हमें स्वीडन दिखता है, डेनमार्क दिखता है, वी ऑल्सो सी फ्रांस, वी ऑल्सो सी यूके, वी ऑल्सो सी बेल्जियम, वी ऑल्सो सी नीदरलैंड एंड एवरीथिंग। बट इसके आगे अगर हम देखें तो सी वी कांट सी फिनलैंड नॉर वी कैन सी रशिया। ओके, तो देखिए ये दो कंट्रीज हमारी एक्सक्लूड होती हैं, बोथ दीज कंट्रीज आर करेक्ट, सो वी गेट ओनली 2 एज अवर आंसर। ओके, so this is how you can do this question. Now let's move on to the next question. अब आप देखिए, consider the following information। ये धुआंधार वाटरफॉल के बारे में पूछ रहे हैं। धुआंधार वाटरफॉल डेफिनेटली रिवर नर्मदा पे है। ओके, बट देखिए आप रीजन की अगर हम बात करें तो ये मालवा रीजन के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए दो मालवा रीजन है, वन इज मालवा प्लेट्यू, ओके, एंड अनदर इज मालवा प्लेन्स। ओके, सो मालवा प्लेट्यू इज यू विल फाइंड इन मध्य प्रदेश एंड मालवा प्लेन्स इज यू विल फाइंड इन पंजाब। ओके, बट आप देखिए जो रीजन है जहाँ पे ये धुआंधार वाटरफॉल लाई करती है, तो ये भेड़ाघाट है, जबलपुर में है। तो भेड़ाघाट में क्या है कि मार्बल रॉक, मार्बल का गॉर्ज है, उसके बीच से नर्मदा बहती है, बहुत ही स्पेक्टेकुलर गॉर्ज है। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, फ्रॉम अशोका टू लाइक देर वॉज, हाँ, मोहनजोदारो जो मूवी बनी थी उसमें भी है। आई थिंक द रिसेंटली डंकी मूवी में भी आपने देखा होगा गॉर्ज। तो भेड़ाघाट उसी के पास है, ओके, धुआंधार उसी के पास है। बट देन आप देखो ये है आपका मालवा निमाड़ रीजन एंड दिस इज योर महाकौशल रीजन। ओके, जबलपुर लाइज हियर एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है क्या, धुआंधार का वाटरफॉल। तो देखिए मालवा में तो वो नहीं लाई करता है अगेन। एंड अगर आप देखो मालवा प्लेन्स की अगर हम बात करें तो दिस इज द मैप ऑफ पंजाब, ये मालवा प्लेन्स है, दिस इज द दोआब रीजन एंड दिस इज द माझा रीजन। ओके, तो ये पंजाब के रीजन्स हैं। तो थोड़ी अगर हमें नॉलेज हो रीजन वाइज भी स्टेट की तो देखिए इट इज़ अ प्लस पॉइंट। अब नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट ये काम करने में जुट जाना चाहिए, बट देखिए ओवरऑल नॉलेज काम आती है। देन यू लुक एट दिस, ये हुंदरू वाटरफॉल है। सो आई हैव लाइक 2-3 years बैक आई वॉज वॉचिंग KBC, उसमें इस हुंदरू वाटरफॉल के बारे में किसी से पूछा गया था। ऑब्वियसली दैट कंटेस्टेंट वो झारखंड को बिलोंग करते थे, तो दैट इज वाई ये पूछा गया था। बट लेट्स सी कि ये किस रिवर पे है। तो डेफिनेटली हुंदरू वाटरफॉल आपको सुबर्ण रेखा रिवर पे मिल जाती है। ना देखिए अगर हम झारखंड का रीजन देखें ना तो दिस ईस्टर्न पार्ट इज द पलामू डिवीजन एंड दिस इज नॉर्थ छोटा नागपुर, दिस इज साउथ छोटा नागपुर, दिस इज कोल्हन डिवीजन एंड दिस इज
संथल परगना डिवीजन। अब आप देखिए ये जो साउथ छोटा नागपुर है, तो यहाँ पे आपको ये हुंद्रू वाटरफॉल की लोकेशन देखिए ये मिल जाती है, तो डेफिनेटली इट लाइज इन छोटा नागपुर रीजन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट जॉग फॉल्स या गेरसोप्पा फॉल्स के बारे में पूछा गया है। ये शरावती रिवर पे लोकेटेड है, और देखिए स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल है, जब वेस्टर्न घाट से ये रिवर गिरती है। ओके, तो यहाँ पे हमें वाटरफॉल देखने को मिलता है। अब आप देखोगे कि दिस इज द रीजनल डिवीजन ऑफ कर्नाटका, बट एनीवेज लेट अस लुक एट दिस। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें धुआंधार का ये पता चल गया कि मालवा रीजन में नहीं लाई करता है ये सुवर्णरेखा रिवर, एंड दिस इज शरावती रिवर, सो वी गेट ओनली वन एज करेक्ट। ओके, so this is how you can do it. अब देखिए question is little bit on the tougher side because see, because I am from MP, तो I can definitely get कि ये धुआंधार वाला क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं, ठीक है। देन हुंद्रू ऑल्सो, लाइक इफ यू हैव सीन, अगर आप उस रीजन को बिलोंग करते हैं, यू माइट बी नोइंग इट वेरी वेल, बट दिस इज लाइक गेरसोप्पा। नाउ सी, जब भी आप रिवर्स को डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो रिवर्स के में ये सारी चीजें होती हैं। ओके, और अगर आपको रिवर्स और रीजन की दोनों की नॉलेज हो, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बट देखिए, अगर आप देखो ना, तो ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट पढ़ लिया और उस फैक्ट से काम बन गया, नहीं। ओवरऑल देखिए, आपका जो नॉलेज का एक एक्सपेंस है, कि आपको रीजन के बारे में पता है, आपको वाटरफॉल्स के बारे में पता है, उस पर एक क्वेश्चन डिपेंडेंट है। तो देखिए, यूपीएससी के जो फैक्चुअल क्वेश्चन भी है ना, वो आपकी बहुत एक होलसम नॉलेज को, 360 डिग्री नॉलेज को चेक कर रहे हैं। So I hope you understand this thing. Now let us move on to the next question. Now look at this question. See this question, it is asked कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये कहाँ लाई करती हैं, और ये फोल्ड माउंटेन्स है या ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम फोल्ड माउंटेन्स की बात करें, तो बेसिकली टेक्टोनिक बाउंड्रीज जो हैं, चाहे वो ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, या हमें यहाँ पे मिलती हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो देखिए, जैसे यहाँ पे इंडियन प्लेट इज कोलाइडिंग विद दिस यूरेशियन प्लेट, सो यू गेट हिमालयाज, ठीक है। यहाँ पे दिस अफ्रीकन प्लेट इज कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट, देन यू गेट अल्प्स। यहाँ पे यू नो कि यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है, देयर इज पैसिफिक प्लेट हियर, एंड देयर आर मल्टीपल प्लेट्स हियर, देयर आर स्मॉलर माइनर प्लेट्स हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको एंस माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। तो देखिए, साउथ अमेरिका में हम देखें तो एंस माउंटेन रेंज है, फोल्ड माउंटेन रेंज है, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। नॉर्थ अमेरिका में आप देखोगे एप्लेचियंस आपको यहाँ पे मिलेंगी, ये भी फोल्ड माउंटेन्स है, यस दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। ये यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है एप्लेचियन, बट स्टिल इट इज अ फोल्ड माउंटेन। ओके, देन आप यूरोप में अल्प्स देखोगे, ब्लॉक माउंटेन है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, देन सेंट्रल एशिया में वॉस्डिस आप देखोगे, तो देखिए सेंट्रल एशिया में हमें वॉस्डिस नहीं देखने को मिलती है, हमें वॉस्डिस देखने को मिलती है फ्रांस में देखने को मिलती है। ओके, एंड दैट इज एक्चुअली यूरोप। चलिए, तो देखिए ब्लॉक माउंटेन्स अगर हम देखें ना, तो दिस इज वॉस्डिस माउंटेन रेंज, दिस इज हार्ट माउंटेन रेंज इन जर्मनी। ओके, एंड सॉल्ट रिज आपको यहाँ देखने को मिलती है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली आपने को देखने को मिलती है, और सियारा नेवाडा आपको देखने को मिलता है। सो नाउ यू नो कि देखिए हॉर्स्ट और ग्रेवन टाइप की जो टोपोग्राफी बनती है बिकॉज ऑफ रिफ्टिंग। तो देखिए, बिकॉज ऑफ रिफ्टिंग क्या है कि एक एरिया नीचे चला जाता है, दूसरा एरिया ऊपर चला जाता है, तो वो टेबल टॉप जैसे होस्ट बनाता है, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलने लगते हैं। तो ये हमें ये जगह है जहाँ पे हमें ब्लॉक माउंटेन मिलती है। ओके, ये क्वेश्चन का जो नॉलेज है, ये यहीं पे खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा वी डोंट नीड एनीथिंग। आप देखोगे फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर लोकेटेड अलोंग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, तो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है रॉकी माउंटेन रेंज, ठीक है, दिस इज एम्स माउंटेन रेंज, देन यू कैन ऑब्वियसली सी ये एल्प्स है यहाँ पे। ओके, देन यू कैन ऑब्वियसली सी हिमालयाज है यहाँ पे, देन यू कैन सी आपको यहाँ पे एटलस माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। ओके, एंड देन यू कैन सी आपको यहाँ पे सदर्न एल्प्स देखने को मिल जाती है। ओके, यहाँ पे सदर्न एल्प्स देखने को मिल जाती है न्यूजीलैंड में। देन ये देखिए, आप यहाँ पे आपको यूरल माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, एंड हियर इज एप्लेचियन माउंटेन रेंज। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, so now let us move on to the next question.
अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डोनिये पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर देखिए हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। ओके, जो अभी आंध्र प्रदेश है प्लस तेलंगाना, तो उसी में आंध्र प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये प्रॉमिस्ड था कि विजयवाड़ा जो एयरपोर्ट है उसे विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो देखिए ये जो है ये बिल्कुल भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, बिकॉज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जो स्क्रैच से बनाया हुआ हो। तो देखिए अगर हम इस चीज को एलिमिनेट कर लेते थे तो हमें 1 and 2 ओनली मिल जाता था, बट देन देखिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की हम प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली डोनियो पोलो एयरपोर्ट न्यूज में था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इन द रिसेंट पास्ट ही इनॉग्रेटेड दैट एयरपोर्ट। उसके बाद देखिए यू ऑब्वियसली नो कि इन दोनों से आप इसको कैंसिल आउट करके कर सकते हो, बट कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वन ऑफ द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। जो 6 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स अभी तक ऑपरेशनलाइज हो गए हैं उनमें ये आता है। ओके, तो आप देखोगे तो ये सारे न्यूज में रहते हैं कि पीएम इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, देन यू हैव कुशीनगर एयरपोर्ट एंड देखिए ये आपका विजयवाड़ा का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इट इज मोस्टली अ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, या इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए जैसे जैसे आपकी एयर कोल्डर होती है तो उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की या वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी हो जाती है कम। बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। अब ये बोल रहा है कि इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। आपको पता है जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, हमें पता है लैप्स रेट के बारे में। ओके, एंड देन इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो देखिए पोल्स पे मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, क्यों, बिकॉज वहां पे देर इज मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पे पोल्स पे तो मैक्सिमम हो नहीं सकता परसेंटेज, बिकॉज पोल्स पे यू हैव द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन पोल्स। ओके, तो वहां पे वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी तो ज्यादा होगी नहीं। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, सो वन ओनली इज करेक्ट। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट कहीं भी मिल जाएगा, दीज कॉन्सेप्ट्स आर देयर कि दे आर एवरीवेयर प्रेजेंट। ओके, अगेन आप देखोगे ये वाले पार्ट से फिर क्वेश्चन आया, हमेशा यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ रही है। 2015 2016 सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। क्या पूछा हुआ है, क्लाइमेट के बारे में पूछा है, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। ओके, तो देखिए रेंज ऑफ टेम्परेचर हमें बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन में ही लो देखने को मिलती है, बिकॉज वी वोंट सी वेरी हाई हीट ईयर इन द समर मंथ्स, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम ही सीजन रहता है, एंड वी वोंट सी कि बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो दैट इज द केस। प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, तो देखिए यहाँ हमें पता चल जाता है थ्रू आउट द ईयर वाले जो प्रेसिपिटेशन है वो आपको कम ही देखने को मिलते हैं। ओके, तो लेकिन क्योंकि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है, आपको ये थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन में टेम्परेट वाले भी मिलेंगे। बट आप देखो यहाँ पे डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कितनी ज्यादा है। ओके, डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ आप देखोगे तो डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलेगी। ओके, सो ये वाली चीज है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। तो आपको ये 250 सेंटीमीटर का जो प्रेसिपिटेशन होगा ये यहीं पे इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है। सो देन यू गेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट एज योर आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ यू सी दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोरियोलिस फोर्स। देखिए बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया कोरियोलिस फोर्स के लिए। अदरवाइज तो देखो ये काफी कॉन्वोल्यूटेड क्वेश्चन पूछते थे, डायरेक्टली उसने पूछ लिया। अगर आपने पढ़ा है ट्रेड विंड्स आपने पढ़ी है, जो सर्कुलेशन पैटर्न है वो आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कोरियोलिस फोर्स क्या है, बिकॉज वही तो ट्रेड विंड्स और जितनी भी विंड सिस्टम है उसको डिफ्लेक्ट करता है, उनको डायरेक्शन देता है। इवन आपने जियोस्ट्रॉपिक विंड पढ़ी होगी, ओके, जेट स्ट्रीम्स पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है कि यही है कोरियोलिस फोर्स का एप्लीकेशन है। तो डेफिनेटली वो विंड वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। एंड देखो आपका जैसे जैसे, बिकॉज देखिए कोरियोलिस फोर्स इज बिकॉज ये लगता है बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस है ना इक्वेटर से ज्यादा होती जाती है, आपका कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाता है, देयर विल बी मोर बेंडिंग ऑफ विंड्स। ओके,
तो ये वाली चीज है. सो डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन विंड वेलोसिटी एंड इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड इट इज एब्सेंट एट द इक्वेटर. यू कैन डेफिनेटली सी दिस कि आपको एनसीईआरटीज में मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट. दिस इज वेरी इजीली एप्लीकेबल. तो ये क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए. ओके मतलब ये क्वेश्चन हमें नहीं बन रहा है तो हाउ वी विल लाइक क्लियर यूपीएससी. फाइन. Now look at this question. On June 21 every year, which of the following latitude experience a sunlight of more than 12 hours? Okay, तो देखिए जून 21 की बात कर रहे हैं तो हम कब की बात कर रहे हैं? समर सॉलिस्टिस की बात कर रहे हैं. समर सॉलिस्टिस की बात कर रहे हैं मतलब कि ऐसा हो रहा है कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हमारा सॉरी ओके तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है. हम जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स. ओके तो देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं समर सॉलिस्टिस की बात करें तो समर सॉलिस्टिस में एक्चुअली है क्या कि जो सन की लोकेशन है दैट इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर डायरेक्टली सन की जो रेज हैं वो ओवरहेड हैं तो आपको जो सनलाइट देखने को मिलेगी वो ट्रॉपिक ऑफ आपको कैंसर पे ज़्यादा बड़ा दिन देखने को मिलेगा. एंड देखिए यहाँ पे तो आपको आर्कटिक सर्कल में ऑब्वियसली 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाली बात है तो आर्कटिक सर्कल में आपको डे देखने को मिलता है ना फॉर 6 मंथ्स. ठीक है तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल आपका आंसर हो जाता है. ओके सो दिस वाज वेरी सिंपल इन नेचर. अगेन सिंपल क्वेश्चन था. पीपल डिड कमिट सिली मिस्टेक्स. आई हैव टॉक्ड टू सम एस्पिरेंट्स बट देन दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ सिंपल नेचर. अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है. One of the following regions has the world largest tropical peatland which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on global climate change. अब देखिए हम पीट की बात करें तो पीट क्या है? इट तो पीटलैंड्स की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा कार्बन इनमें स्टोर्ड होता है और अगर ये पीटलैंड्स को डिस्टर्ब किया गया तो जो कार्बन है वो रिलीज हो जाएगा. ओके और ये कार्बन रिलीज हो जाएगा तो देन वी वुड हैव अगेन हैव मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर टू डील विद. ओके तो अभी देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं ना तो कॉन्गो बेसिस में हमको मिलता है क्योंकि ये क्रिटिकल इकोसिस्टम्स में आते हैं. ओके दिस स्टोरी इज फ्रॉम 2023. ये न्यूज में था इन द रीसेंट पास्ट हम कह सकते हैं. ओके तो कुछ मैगजीन्स ने भी कवर किया होगा इन द रीसेंट पास्ट बट दिस क्वेश्चन देखिए अब ये क्वेश्चन इन डेप्थ नॉलेज पे डिपेंड करता है. दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी रेडिली अवेलेबल. तो देखिए मॉडरेट टू दिस इज टफ बट दिस कैन डेफिनेटली बी डन. ओके so that is the thing. Now let us move forward. Now देखिए ये क्या पूछ रहा है with reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances that are used in many consumer products consider the following. तो देखिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया I will tell you. देखिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स अगर आप देखें हमें बुक्स में देखने को मिलता है. हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं है ना. स्टॉकहोम कन्वेंशन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए. डर्टी डजन वो कहलाते हैं. और अभी देखिए बहुत सारे पीओपीज और ऐड किए हुए हैं जिनको पीएफएस भी कहते हैं जो हमारे परफ्लोरोएल्किल एंड पॉलीफ्लोरोएल्किल सब्सटेंसेस हैं. ओके अब ये जो पीओपीज हैं ये हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अब आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली होते हैं ऑर्गेनिक वो जो डिजोल्व करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजोल्व करते हैं. और देखिए तो हमारी बॉडी में जो फैट्स हैं वो उनको एक्वायर कर लेते हैं. अब आप देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो पोलर कंपाउंड्स के साथ नहीं सोल्यूबल होता है. नहीं सोल्यूबल होता है तो देखिए हमारी बॉडी से निकल जाए वो इसकी पॉसिबिलिटी कम है. ओके तो वो क्या होता है फैटी टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाता है तो इसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन होता है. तो ये आपका परसिस्टेंट बायो एक्यूमुलेशन वाला पॉइंट बिल्कुल सही है. पीएफएस इजीली डिग्रेड नहीं होते. हाँ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में अब काउंट किए जाते हैं तो क्यों डिग्रेड होंगे. एंड देन दीज आर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर फूड एंड फूड पैकेजिंग. सो दैट इज द थिंग. सो यू ऑब्वियसली हैव 1 2 3 एज करेक्ट. ओके चलिए नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. पैरासिटॉइड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. पैरासिटॉइड्स की एक स्पीसीज मिली थी. ये चीज़ें तो कवर करी होंगी ये चीज़ें तो कवर करी होंगी डेफिनेटली मैगजीन्स में बट इन्होंने थोड़े क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाया हुआ है. इन्होंने क्या पूछा है कि पैरासिटॉइड्स जो होते हैं दे आर बेसिकली
होस्ट के सेम साइज के होते हैं, अपने होस्ट को किल करते हैं। पैरासाइट में इट बेसिकली ड्रॉज इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, हार्म्स द होस्ट, बट दिस वन किल्स द होस्ट। ओके, तो इसको एक ही होस्ट के डेवलपमेंट की जरूरत रहती है, बट उसके बाद वो फ्री लिविंग एडल्ट की तरीके से बिहेव करने लगता है। तो ये एक्चुअली पैरासिटिक है इमेच्योर स्टेटस, बट एडल्ट इज फ्री लिविंग। ओके, तो अभी हम देखेंगे पैरासिटिज्म हमें वास्प में देखने को मिलता है, ये तो इसमें दिखाई दिया हुआ है। फ्लाइज में देखने को मिलता है, एंड कैरबिड बीटल्स में भी आपको पैरासिटिज्म देखने को मिलता है। पैरासिटोइडिज्म देखने को मिलता है। टर्माइट्स की बात करें या सेंटीपेड्स की बात करें, तो सेंटीपेड्स इज अ कार्निवोर। ओके, टर्माइट्स कैन डेफिनेटली लिव एज पैरासाइट्स, तो ये वाली चीज है। चलिए, सो लेट अस लाइक, हमने क्वेश्चन का सोर्स भी लोकेट कर लिया, हमने ये भी लोकेट कर लिया। नाउ देखिए, एग्रीकल्चर में क्रॉप से क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार इन्होंने थोड़ा डीप में पी फैमिली के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए, ग्राउंड नट लेग्यूम है। ओके, पी फैमिली में ज्यादातर लेग्यूम्स होते हैं, वो पी फैमिली को बिलोंग करता है। हॉर्स ग्राम कुल्थी है, बड़ी फेमस है महाराष्ट्र साइड। तो दाल है, एंड दिस ऑल्सो लाइक, so this also belongs to legumes. Okay, and soybean is also legume, rich source of protein we know. So obviously these all belongs to pea family. ओके, तो देखिए क्वेश्चन का अगर हम सोर्स की बात करें ना, तो बहुत ही लाइक बेसिक सोर्सेज हैं, कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगेन देखिए, इंडियन फ्लाइंग फ्लॉक्स के बारे में पूछा है, तो इंडियन फ्लाइंग फ्लॉक्स न्यूज में रहता है, हिंदू से मैंने ये आर्टिकल उठाया हुआ है। मैं डेट यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकालना भूल गई, बट आप देखोगे दिस इज ऑफ रीसेंट पास्ट ओनली। आप देखो, सीधा सीधा लिखा हुआ है, नेक्टर एंड फ्रूट ईटिंग फ्लाइंग फॉक्स। तो देखिए, इस स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फ्लॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। नहीं, ये तो नेक्टर ऑफ फ्रूट ईटिंग बैट है, अच्छा खासा पोलिनेशन का काम करता है। वर्मिन की कैटेगरी में जरूर था, लेकिन उसके बाद शेड्यूल 5 से निकाल करके इसको शेड्यूल 2 में डाल दिया है, टू हैव अ हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, एंड यू कैन सी इट्स अ ब्यूटिफुल बैट। ओके, तो दिस इज द थिंग नाउ। तो नाउ यू नो कि सोर्स क्या है क्वेश्चन का, न्यूज में occur हुआ था इसलिए पूछा है। ओके, एंड देन ऑब्वियसली मैगजीन्स वुड हैव कवर्ड इट। ओके, फाइन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनिजम्स सिकाडा, फ्रॉगहोपर एंड पॉडस्केटर आर एक्चुअली वॉट। तो देखिए, मोस्ट लोग, आई थिंक पीपल विल मार्क इंसेक्ट्स, बिकॉज आप देखो पॉन्ड स्केटर तो सभी ने देखा होगा, हमें पानी पे ये देखने को मिलता है। ओके, सिकाडाज ये हैं, आपने देखा होगा जंगल से आप कभी रात में गुजरो तो ऐसे करके हमिंग करके जो आवाज आती है, आई विल लाइक पुट दैट साउंड ऑल्सो। तो ये साउंड जो आती है ये सिकाडास की होती है, बड़े ही कॉमन है। एंड पॉन्ड स्केट एंड फ्रॉग होपर इज लाइक, हॉपर से तो आपने गेस लगा ही लिया होगा कि ये इंसेक्ट्स हैं। ओके, लाइक ग्रास होपर। बट आप देखो, ड्यूरिंग द कोरोना इन माई लाइक आई हैव अ लिटिल स्मॉल किचन गार्डन, तो उसमें मैंने देखा कि ये इसका इन्फेस्टेशन काफी ज्यादा था, ये फ्रॉग होपर का, इस तरीके का ये फोम बना देता था। So definitely it is an insect. Okay, so this question was on easier side, we can like eliminate it. Again ये पूछा हुआ है chewing gum के बारे में। तो देखिए, chewing gum के बारे में it is a source of environmental pollution, ये चीजें काफी चली हैं। आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, ये गुड गम का मतलब वो आया, कोई एंटरप्रेनर आया था जिसने ये गुड गम वगैरह दे रहा है। तो देखिए, इसका क्या है ना कि प्लास्टिक फ्री है ये बोल रहे हैं, है ना, तो दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कि प्लास्टिक फ्री है। हालांकि देखिए, हम तो प्लास्टिक के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हैं, हमारे इंडिया में तो प्रोसेसिंग ही नहीं होती है प्लास्टिक की। आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे तो आपको देखो प्रोसेसिंग होती है प्लास्टिक की, ऑस्ट्रेलिया में 100%, नॉर्थ अमेरिका में भी आप देखोगे ज्यादातर कंट्रीज में 100% दे आर प्रोसेसिंग। इंडिया में 85% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट इज अनप्रोसेस्ड, अनकलेक्टेड। और अब तो देखिए पहाड़ों पे भी पहुंच गया है, समुद्र में भी पहुंच गया है, एंड वी डोंट सीम टू केयर अबाउट इट। ओके, सो वी शुड केयर अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाई यूपीएससी इज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज एटलीस्ट यू विल केयर अबाउट इट। नाउ देखिए, मेनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। ओके, तो देखिए, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, आई विल टेल यू व्हाई, जस्ट वेट। ओके, एंड इट इज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इट इज डेफिनेटली। ओके, तो देखिए, अगर हम देखें ना, तो पहले प्लास्टिक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता था, बट अब आप देखोगे कि प्लास्टिक च्युइंग गम में प्लास्टिक ही है, च्युइंग गम ही बेसिकली प्लास्टिक है विद डोप विद फ्लेवर्स एंड कलरिंग्स। एंड देन आप देखोगे कि एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें ना, तो आपको यहाँ पे इलास्टोमर्स देखने को मिलते हैं। तो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर बेसिकली प्लास्टिक। ओके, तो गम बेस में पहले नेचुरल लेटेक्स यूज होता था, अब नहीं होता, अब पॉलीविनाइल एसीटेट यूज होता है। सो दैट इज द थिंग।
सो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर विद इट। अब आप देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सारी स्पीसीज के बारे में पूछा गया है, तो देखिए बहुत ही कॉमन नॉलेज है, नहीं है, बट यूपीएससी के हिसाब से प्रिपेयर किया जा सकता है। देखिए प्रिपेयर तो किया जा सकता है, आई टेल यू हाउ। ओके, तो देखिए देखिए प्राइमेट्स की जो अगर हम देखें स्पीसीज है ना, तो वो उनको पढ़ा जा सकता है, बिकॉज आप देखो प्राइमेट्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें ना, तो दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ये स्ट्रेप्सिरनी कहलाते हैं, एक हैप्लोराइन्स कहलाते हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट देखो इसमें क्या होता है ना कि प्राइमेट्स में अगर आप देखोगे तो लीमुर्स हैं, और जितने भी टाइप के लीमुर्स हैं वो मेडागास्कर में मिलते हैं। उसके बाद आपको ये गैलागोस और पोटोस देखने को मिलेंगे, ये जितने भी टाइप के अफ्रीका में रहते हैं। और देखो इंडिया में आपको देखने को मिलता है ये लॉरिस, एंड लॉरिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ प्राइमेट्स है ना, स्ट्रेप्सिरनी का ये जो सब ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का, इसको बिलोंग करता है। तो इंडिया में आपको स्लो लॉरिस देखने को मिल जाएगा, इंडिया में आपको स्लेंडर लॉरिस देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड इन वेस्टर्न घाट ऑल्सो यू विल सी दिस लॉरिस, एंड इवन इन लाइक नॉर्थ ईस्ट में भी आपको लॉरिस देखने को मिल जाता है। ओके, एंड देन उसके बाद ये हैप्लोराइन्स जो है इसमें टार्जियर्स है। ओके, तो ये टार्जियर्स भी आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। सिमियंस के अंदर देखिए मंकी आते हैं और ग्रेट एप्स आते हैं, और देखिए ग्रेट एप्स में अगर आप देखोगे ना तो होमो में हम भी आते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम हियर। तो देखिए यहाँ पे आपको ये प्राइमेट्स के बारे में सभी कुछ पता चल गया। अब देखिए अगर हम देखें ना तो लीमुर के में अगर आपको ये पता हो कि इंद्री इज अ लीमुर, तो देन यू नो कि देखिए लीमुर्स जो है वो मेडागास्कर में एंडेमिक है। ओके, दे एग्जिस्ट ओनली इन मेडागास्कर, जो आइलैंड है मेडागास्कर का ऑफ द कोस्ट ऑफ लाइक ईस्ट अफ्रीका। आपको देखोगे इतने सारे लीमुर्स हैं, दीज आर ऑल द मेन टाइप्स ऑफ लीमुर्स। So these are ring-tailed, सिफाकास, आई, लिमुरिटे, माउस लिमुर, इंद्री, है ना। ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, यहीं देखने को मिलेंगे। ओके, सो दैट इज द थिंग। देन इंडोनेशिया के बारे में हम बात करें तो एल्क आपको देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। ओके, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग है, बिकॉज देखिए एल्क जो है अगर आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिकन मूवीज, स्पेशली अमेरिका की मूवीज या यूरोप की मूवीज, उनमें ये एल्क वगैरह बड़ा दिखाया जाता है। अगर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड मूवीज वगैरह होगी तो इट्स लाइक अ डियर काइंड ऑफ एनिमल। ओके, okay, so you can see this, you might have seen this in many of the web series or thing. Okay, तो ये elk है। and then आपको बोनोबो के बारे में पूछा है, तो देखिए हम ग्रेट एप्स के बारे में बात करते हैं ना, तो ग्रेट एप्स का अगर हम डिवीजन देखेंगे तो देखिए आपको 4 डिविजन देखने को मिलेंगे, पोंगो, पैन, गोरिल्ला एंड होमो। ओके, एंड देखिए पोंगो मतलब बेसिकली ओरंगुटैन की बात करें, ओरंगुटैन से आपको पता है लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था। पैन की बात करें तो आपको चिंपैंजी और बोनोबो देखने को मिलता है। देन यू हैव गोरिल्ला, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न गोरिल्ला, तो ये आपको अफ्रीका में इस जगह पे देखने को मिलता है। होमोसेपियंस ह्यूमंस ही है। ओके, तो अगर हम देखें ग्रेट एप्स ऑफ अफ्रीका की बात करें तो देखिए ओरंगुटैन तो आपको ऑलरेडी पता है कि सुमात्रा, जावा, बोर्नियो यहीं पे हमें देखने को मिलता है। एंड देन लेट अस टॉक अबाउट दिस गोरिल्ला। तो देखिए गोरिल्ला की आप टेरिटरी देखोगे, ये ईस्टर्न गोरिल्ला यहाँ है, एंड दिस इज कॉल्ड द वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला। उसके बाद अगर आप बोनोबो को देखोगे, सो दिस कॉन्गो का एरिया आपको बोनोबो के लिए दिख जाता है, चिंपैंजीज का थोड़ा स्प्रेड ज्यादा है। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। थोड़ा ये नॉलेज अगर इन डेप्थ हो तो इट डेफिनेटली हेल्प्स। ओके, स्पीसीज को अच्छे से पढ़ा जा सकता है। फाइन, सो नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ये पूछ रहा है, इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूएन। देखिए वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज आती रहती है। ओके, बट हमें नहीं लगता कि ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम तो बहुत शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं। बट स्टिल सम कोचिंग डिड कवर दिस वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन इन देयर रीडिंग मटीरियल। ओके, तो ये वाली चीज है। अब आप देखोगे ये अगर हम वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें देखने को मिल जाता है कि प्रोफेसर जैक सिम ने तो अगर हम वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें देखने को मिल जाता है कि प्रोफेसर डॉक्टर जैक सिम ने ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ठीक है, एंड इट ऑर्गेनाइजेज अ लॉट ऑफ इवेंट्स लाइक वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है ऋषिकेश में। ओके,
तो ये वाली चीज है. सो ओनली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड देखिए बोल रहा है मेन फंक्शन ऑफ द फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स. देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की बनेगी तो वो अपना एक्सपर्टीज शेयर करेगी, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगी, ओके उस चीज को सस्टेनेबल बनाने में. ग्रांट्स तो देखिए और कहीं से भी लिए जा सकते हैं, तो ये मेन फोकस नहीं रहेगा. तो डेफिनेटली दिस 3 इज इनकरेक्ट. 1 इज डेफिनेटली इनकरेक्ट बिकॉज ये नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है, ओके. एंड देन यू नो 2 only is the answer. So this is how you can answer this question, okay. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. अब देखिए लास्ट ईयर एलिफेंट की जो बिहेवियर है, उसका हैबिटेट है, उसका जो पूरा सिस्टम है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था. सिमिलरली इस साल आपको लायंस और फीलिड फैमिली के बारे में पूछा गया है. फीलिड फैमिली इज द कैट फैमिली, ओके. तो देखिए लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर. सो लुक एट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Lions do not have a particular breeding season. Unlike most other big cats, cheetah do not roar. And unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. Okay. अब आप देखिए इसको अगर हम देखें ना, तो lions do not have a particular breeding season. That is correct. Okay. Unlike most big cats, cheetah do not roar. तो देखिए चीता नहीं रोर करते हैं. बहुत सारी अदर टाइप की अकाउस्टिक फीचर्स होते हैं उनके, बट वी सी कि जो टाइगर का रोर है या लायन का रोर है उस तरीके का रोर नहीं है. And then unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. तो देखिए leopard भी एक बड़ा ही territorial animal है, roaring करेगा and they'll mark on the trees, okay, and by scent marking they do it, okay. So ये वाली चीज है. So now you know कि the statement second is unlike most other big cats, cheetahs do not roar is correct, okay. द स्टेटमेंट थर्ड इज डेफिनेटली रॉन्ग. तो देखिए हमें यहाँ ये स्टेटमेंट 3 मिलता है, हमारा 1 and 2 करेक्ट हो जाता है, ओके. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन. एंड नाउ दिस इज 100 million farmers initiative. So I have taken 25 questions. Next 3 videos I'll take rest of the 25 questions, rest of the 7. So I have taken 25 questions in this videos. So I have taken 25 questions in this video. Next 3 videos will take the remaining 75 question. Try to locate their resources. इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए ये बिहेवियर और इकोलॉजी से. तो देखिए जो मेजर एनिमल्स हैं इंडिया में, ओके, उनकी बिहेवियर और इकोलॉजी से तो देखिए सवाल आ रहे हैं. डुगोंग के बारे में 2015 में आया था. अभी भी हमने देखा कि लास्ट ईयर भी एलिफेंट से आया था. लायंस के बारे में आता है, खराई कैमल के बारे में आ चुका है. तो देखिए मेजर स्पीसीज के बिहेवियर के बारे में तो क्वेश्चन आता है. एंड इट इज़ अ टफर क्वेश्चन बिकॉज आप कितना पढ़ोगे, बट स्टिल हमें ये पता है कि देखिए इस एरिया से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके. So this is how you can do this. Thank you so much for watching this video, and we'll meet in the next video.